बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हमने इन 3 दिनों में कोई कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट और एसोसिएट विद बैलेंस शीट किया था, फिर कंसोलिडेशन का पीएनएल और एसोसिएट विद पीएनएल किया था। फिर हमने उन दोनों में लिंकेज भी देखी थी कि कब बैलेंस शीट में क्या करना है, कब पीएनएल में क्या करना है, और दोनों की लिंकेज करके फिर हमने उसको कंक्लूड किया था। कल की क्लास में हमने सोलली आईएफआरएस 9 को कवर किया था। आईएफआरएस 9 के अंदर हमने देखा था कि भाई हमें इन्वेस्टर की अकाउंटिंग भी करनी है और इशूअर की भी करनी है। इन्वेस्टर जैसे 2 तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, वैसे ही इशूअर 2 तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है। तो हमने इक्विटी सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी की दोनों की अकाउंटिंग सीखी थी। एक्स वाई जी वो सारा चीज तो किस्सा खत्म हो गया, हमने एक बेंचमार्क सवाल भी कर लिया था। आज का सर जो हमारा एजेंडा है वो है कि सर आईएफआरएस 8 और आईएस 41 हैं। ऑल्दो ये छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, पर क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बारीकियां हैं, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट हैं, तो ये फ्री के नंबर होते हैं अगर ये पेपर में आ जाए। और मोस्ट लाइकली ये कि इस बार ये आएंगे, सही है जी, क्योंकि लास्ट टाइम ये टेस्ट नहीं हुए। तो अब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से सवाल आएगा, और तुम्हें दुआ भी करनी चाहिए कि इसमें सवाल आए, क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल होगा। जैसे हम आईएफआरएस 8 कहते हैं कि भाई आईएफआरएस 8 में क्या है भाई, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको, उसकी क्या बनानी है, रिकंसिलिएशन बनानी है। शुरू करते हैं सर। सब ये बता दें, सबके पास क्या पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों। नहीं, आज एचबीएल में पहला दिन नहीं था। एचबीएल 3 तारीख से जाऊंगा मैं। अच्छा जी सर, सबसे पहले सर आईएस 41 एग्रीकल्चर, प्लीज जानी सुनना इधर। जब मैं आईएस 41 की बात करता हूं तो हमने ये सीखा है कि भाई हर स्टैंडर्ड का कोई ना कोई स्कोप है। आप लोगों ने किया हुआ है, मैं जस्ट जीरो से लेके इसको चलूंगा और फिर हमें सवालों पे उतरना है इसके। मुझे एक बात बताएं, जब मैं आईएस 41 एग्रीकल्चर की बात करता हूं, तो जब मैं आईएस 41 में आऊंगा तो यहाँ पे एसिड की बात होती है या बायोलॉजिकल एसिड्स की? बायोलॉजिकल एसिड्स की बात होती है। यानी वो कहता है कि अगर आपने बायोलॉजिकल एसिड्स परचेज किए हैं तो फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये बायोलॉजिकल एसिड होते क्या है। फिर मैं बोलूंगा सर लिविंग एनिमल और प्लांट। अब समझे मेरी बात, अगर आपने कोई प्लांट बेचने के लिए रखा हुआ है, समझना मेरी बात, या कोई एनिमल जो कि लिविंग नेचर का है, जिंदा है, उसको मैं कहता हूं बायोलॉजिकल एसिड। फिर ये कंडीशन काफी नहीं है, वो बोलता है कि भाई बायोलॉजिकल एसिड हो, इसके साथ साथ वो यूज होना चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, तब आपका अप्लाई होगा आईएस 41। फिर रिपीट करता हूं सर, आईएस 41 की अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास पहली शर्त क्या है? लिविंग एनिमल और प्लांट होना चाहिए। दूसरा, वो यूज होना चाहिए कौन सी एक्टिविटीज में? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। फिर आप बोलेंगे सर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती क्या है? भाई पहली एक्टिविटी अगर मैं बताऊं आपको, आपने उस जानवर को या पौधे को रखा हुआ है बेचने के लिए, ऐसा ही है भाई, बेचने के लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने उसको बेचने के लिए रखा हुआ, प्लीज सुनिएगा, वैसे अगर मैं बात कहूं, कोई भी चीज आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखते हैं, वो तो इन्वेंट्री में जाती है, ऐसा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नॉर्मल चीज अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है खरीदना बेचना, तो भाई वो तो आपकी इन्वेंट्री में जाती है। बट अब एक चीज का ख्याल रखना, अगर वो लिविंग एनिमल और प्लांट है और आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो IS2 के एम्बिट से बाहर है, यानी वो इन्वेंट्री की एक्सेप्शन है, वो वहां पे फॉल नहीं करेगा। उसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? IS 41 के तहत। ये बात समझ आती है? चलें जी, ये बिल्कुल बेसिक था। इसके अलावा वो बोलता है अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हमारा क्या होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप लोग भी लिख के बता सकते हैं, फल वगैरह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हाँ भाई, गाँव का मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ऐसा ही है भाई। ये अच्छा, जो फिर हमारी शीप है जो उसके बाल होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, यानी वो कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कहाँ पे आती है?
IS 41 में। और फिर वो बोलता है कि अगर आपने फर्दर बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए जानवर रखे हुए यानी 1 से 2, 2 से 3 करने के लिए, तो वो भी कहाँ पे आते हैं? IS 41 में आते हैं। ये मैंने तो शरीफों वाली तस्वीर लगाई है कोने पे आखिर वाली, सही है जी। अच्छा जी, यानी प्लीज सुनेगा सर, बायोलॉजिकल एसिड का होना सिर्फ काफी नहीं है, बायोलॉजिकल एसिड के साथ साथ वो बायोलॉजिकल एसिड यूज हो कौन सी एक्टिविटी में? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सबसे पहला हेल्प फॉर सेल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर फर्दर बायोलॉजिकल एसिड, सही है जी। अच्छा जी, ये मुझे स्कोप समझ आ गया, राइट है। अब इसके बाद इसकी कुछ एक्सेप्शंस आओ देखते हैं। मैंने अभी कहा था लिविंग एनिमल और प्लांट, IS 41 में कब आएगा? जब वो यूज होगा किस एक्टिविटी के लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। अब जरा एक और चीज सुने, मैं कह रहा हूं उसकी पहली एक्सेप्शन है डेकोरेशन प्लांट। अगर आपने कोई पौधा या प्लांट सजाने के लिए लगाया हुआ है, यानी आप बाज औकात कंपनीज में जाएंगे, वो फिक्सचर्स में आ रहे होंगे, दिखेंगे आपको अलग से, तो क्या वो आपने हेल्प फॉर सेल रखे हुए? नहीं, पक्की बात है। डेकोरेशन पर्पस के लिए दैट मींस कि वो IS 16 में आएंगे, सिंपल सिंपल। या अगर आपकी कंपनी की मटीरियलिटी से कम है तो उसको सीधा सीधा एक्सपेंस आउट भी कर दो, क्योंकि कंपनी इसको समझेगी छोटा मोटा खर्चा है, सही है जी। इसके बाद अगर आपने सिक्योरिटी डॉग रखे हुए हैं, स्टिल दिस इज अ लिविंग एनिमल, पर क्या मैंने इसको बेचने के लिए रखा हुआ है या सिक्योरिटी पर्पस के लिए? और फिर आपको आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि अगर एडमिन पर्पस के लिए कोई भी आपने एसेट परचेज किया हुआ है तो वो आप IS 16 में रखेंगे, क्लियर है जी। इसके बाद बियर प्लांट, हालांकि बियर प्लांट, सुनना मेरी बात, एक प्लांट है, एक दरख्त है, उसके ऊपर फल उगते हैं, क्या मैं उसको बियर प्लांट कह सकता हूँ? यस सर, क्योंकि प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहली चीज ये है कि ऐसा लिविंग प्लांट, मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं, प्लांट की बात कर रहा हूं, ऐसा लिविंग प्लांट जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या करेगा? बियर करेगा, जिसकी लाइफ हो 1 साल से ज्यादा। और सर आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप उसको बेचेंगे, तो वो लिविंग प्लांट है? पहले ये बताओ। यस सर, अब सुनो मेरी बात, लिविंग प्लांट है, ये यूज किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने के लिए। यानी आप ये कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज हो रहा है, आइडियली इसको IS 41 में आना चाहिए, ऐसा है। पर फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसको IS 41 से निकाल दो, इसको कहाँ फेंक देना? IS 16 में, क्योंकि IS 16 में भी तो ऐसी ही चीजें आती हैं कि जो आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो वो फिजिकल सब्सटेंस वाले प्लांट लगाए हुए होते हैं, तो वो बोलता है पहले ये उसकी डेफिनेशन मीट करा, उसको वहां लेके जाना वापस से सर। अगर मैं कहता हूँ लिविंग एनिमल और प्लांट है और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं, आइडियली कहाँ आएंगे? IS 41 में। फिर मैंने उसकी 2 एक्सेप्शन बताई, लिविंग एनिमल की भी, लिविंग प्लांट की भी। लिविंग एनिमल की एक्सेप्शन है सिक्योरिटी डॉग्स, और अगर आपने प्लांट रखे हुए तो डेकोरेशन प्लांट्स। अच्छा, लिविंग प्लांट की जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज भी हो रहा है, उसकी भी एक्सेप्शन है, बियरर प्लांट। और बियरर प्लांट क्या होगा? जो आपकी प्रोडक्शन को बियर करेगा, जिसकी लाइफ होगी 1 साल से ज्यादा, और आपको उसको बेचने की कोई नियत नहीं है। तो इवन दो वो यहाँ की डेफिनेशन पे फुलफिल कर रहा है, पर उसको हम कहाँ फेंकेंगे? IS 16 में, और उसको अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करेंगे अपने एस्टिमेट के हिसाब से कि कब तक उसकी लाइफ है और कब तक वो खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? ये हल्का फुल्का स्कोप है। शुगर केन वो तो है ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गन्ना तो है ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ना। आ जाओ जी। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, बियर प्लांट IS 16 बिल्कुल जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लीज सुनिएगा। अंग्रेजी में इसकी जो डेफिनेशन है IFRS में, ये होता है हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। कहां जाता है ये? IS 41 में। यानी सर आप दो चीजें सीखी आपने। पहला, बायोलॉजिकल एसिड भी IS 41 में होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी IS 41 में होगा। इसके बाद जब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो बन जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और जब वो प्रोडक्ट बन गया तो वो किसके तहत बिकेगा? इन्वेंट्री के IS 2 के तहत। ऐसा ही है भाई। तो ये क्लासिफिकेशन की हमने हल्की फुल्की एग्जांपल देख ली। इसके बाद हल्की फुल्की आपने एग्जांपल देखी है, आपका जो शुगर के नाम था, बायोलॉजिकल एसिड में शीप आता है, लिविंग एनिमल। अच्छा, जो उसके बाल यानी वूल, वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जब मैंने उसको रिफाइन किया
तो क्या उससे कारपेट वगैरह बनेगा? तो क्या वो प्रोडक्ट बन जाएगा? एक एक करके मुझे बताओ, शीप कहाँ आएगी? IS 41 में। चलें जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 41 में, और ये जो यार्न और कारपेट है IS 2 में। पक्की बात है? ऐसे ही खाली इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल के लिए, ऐसा ही है भाई। अच्छा, जब हमें फर्क समझ आ गया क्विक रिवीजन के तौर पे, फिर एक और चीज समझ लेते हैं। जब आप कोई भी एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल एसिड खरीदेंगे तो उसका कोई ना कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में वो बोलता ही है कि भाई उस एसिड पे आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, फसलें लगी नहीं है पर वो मेरी फसल ही नहीं है, तो क्या मैं अपने पास रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? नहीं सर। एंटिटी कंट्रोल द एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। पास इवेंट का मतलब ये है कि सर आपने उस पर कुछ खर्चा किया होगा, आपने पैसे दिए होंगे, आपका लीगल राइट है उसके ऊपर। इसके बाद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल टू फ्लो फ्रॉम द एसेट टू द एंटिटी, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको होना चाहिए? तभी वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, तभी वो आपके लिए एसेट है, अदरवाइज वो एसेट नहीं है। इसके बाद फेयर वैल्यू या कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। अब सर फेयर वैल्यू और कॉस्ट क्यों लिखा गया अभी आगे बताता हूँ 1 मिनट में, पर एक चीज सुनना। स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये रिवर्टेबल अजम्पशन है, यानी जिस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिविंग एनिमल की फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके, क्योंकि ये ऐसी कॉमोडिटी है जो मार्केट में रेडिली बिक जाती है। ऐसा है? पर क्या स्टैंडर्ड हर चीज के लिए बना है? ऐसा ही है ना, तो फिर इसलिए इसमें कॉस्ट का प्रोविजन भी डाला गया। उसने कहा कि अगर फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती तो फिर आप किस पे रखना? कॉस्ट पे रखना। और फिर जब कॉस्ट पे रख रहे हो तो फिर अंदाजा लगाना कि वो कब तक खत्म हो जाएगा, तो उसको फिर अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। एक और चीज, अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे रख रहे हो तो फिर उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन मैं आज आपको बता देता हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, यहाँ पे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज नहीं होता। और फिर मैंने जब आपको ये सिखाया था तो उस वक्त बताया था कि ये इसकी अजम्पशन इसकी है, वो बोलता है कि ये रेडली सेलेबल कमोडिटी है, आप उसको इतने पे रखोगे जितने आप रियलाइज कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको कैरी नहीं करोगे। तो सर वो बोलता है कि रिकॉग्निशन सबसे पहले इनिशियली मैं किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। सब्सिक्वेंटली भी किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का चेंज कहां जाएगा? पीएनएल में, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल आइटम है, इसमें कोई टोपी ड्रामा पॉसिबल नहीं है। तो अगर शीप काउ को जस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यूज करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, आपको ये बता चुका हूं मैं कि लिविंग एनिमल और प्लांट अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रखा हुआ है तब भी वो IS 41 में आएगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, सही है? ये सिर्फ कंडीशन हुजैफा, ये सिर्फ कंडीशन बियर प्लांट वाली प्लांट के लिए, एनिमल के लिए नहीं है। ऐसे नहीं तुम बोलो भाई गाय बच्चा लेके घूम रही है तो वो उसको बियर प्लांट बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्लांट के लिए, सही है? ये याद रखना, सिर्फ प्लांट के लिए। इसके बाद बोल रहा कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये यहाँ पे लिखने की वजह ये है कि वो हो सकता है तुम्हें 2-3 चीजें दे दे तो तुम्हें पिक करना कि कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड करूं या ना करूं। वो बोलता है भाई अगर आपने कोई कमीशन देना है ब्रोकर को बेचने के लिए, वो आएगा या डीलर को। अच्छा, अगर आपके कोई ट्रांसफर के टैक्सेस हैं या कोई रेगुलेटर के हिसाब से आपके ऊपर कोई ड्यूटी लगती है, वो भी आप कॉस्ट टू सेल में कंसिडर करेंगे। क्लियर जी ये बात? इसके बाद बोलता है कि अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती है तो फिर आप बायोलॉजिकल एसेट को किस पे रखेंगे? और फिर एक अंदाजे से आप उसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे, और फिर उसको बुक वैल्यू पे रखेंगे। ऑब्वियसली एक चीज अगर कॉस्ट पे कैरी होगी तो फिर वो डेप्रिशिएट भी होगी, क्योंकि उसकी लाइफ इनफाइनाइट या इनडेफिनेट नहीं होती। चलें जी, इसके बाद इधर जाने प्लीज, फोकस। मुझे एक बात बताएं, 2 cows परचेज की थी ऑन January 1, 2018, having age of 3 years at a price of rupees 1 lakh each. Cost to sell is 5% of the purchase price. अब सुनना मेरी बात, आपने जो सामने वाले को पैसे दिए होंगे वो आई थिंक 1 लाख रुपए दिए होंगे एक के। आपने परचेज कितनी की है? 2 परचेज की है, जिसकी एज है 3 ईयर्स, सही है जी? मुझे एक बात बताएं, आप जरा 1 लाख को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 लाख आता है। अब मेरी बात सुनना, समझना एक बात, आइडियली क्या इस एसेट को रिकॉग्नाइज भी 2 लाख रुपए पे होना चाहिए? पर हाँ, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप जब भी एसेट खरीदेंगे आपको इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आएगा, क्योंकि आप कॉस्ट टू सेल
आज ही अकाउंट फॉर कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि आप पैसे देंगे ज्यादा, रिकॉग्नाइज करेंगे कम पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे? चले जी, तो क्या 10,000 का कॉस्ट टू सेल का एक्सपेंस देन एंड देयर आ जाएगा? यानी सर ये एक ऐसा वाइड स्टैंडर्ड है जिसपे इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या आता है? लॉस आता है। वो भी किसकी वजह से? कॉस्ट टू सेल की वजह से। क्या ये बात समझ आती है? ये इनिशियल रिकॉग्निशन है या सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है? इनिशियल रिकॉग्निशन है। बस फोकस करना है यहाँ पे तो ऐसा देख के। मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे उसी इलस्ट्रेशन को मैंने कंटिन्यू किया। हुआ ये कि उसी इलस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको याद होना चाहिए कि पीछे एक जानवर की फेयर वैल्यू 1 लाख थी, पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 95,000 थी। हाँ भाई ऑनलाइन में ये बात समझ आ रही है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 95,000 की कॉस्ट टू सेल को डिडक्ट करने के बाद। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो 3 years old वाला जो एनिमल है, क्या वो जनवरी 1 पे 3 साल का था? अब 4 साल का हो गया। पहले सिर्फ एक काम करें आप, ओपनिंग वैल्यू इतनी थी 190, ऐसा ही है, तुमने अभी रिकॉग्नाइज किया था। क्लोजिंग वैल्यू 175 होनी चाहिए, पक्की बात है। अच्छा तो सर 175 इंटू 2 कितना आ गया? 350। मैं आपसे एक बात पूछूं, पूरे साल में इस एनिमल ने कितना गेन कमाया? इन दोनों का डिफरेंस 160 का। मैं कह रहा हूं ये टोटल गेन फॉर द ईयर है, ऐसा ही है। पर आपको ये IAS 41 वाला स्टैंडर्ड कहता है आप इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। आप इसके चंक्स बताएंगे कि पहली बात कि फेयर वैल्यू यानी मार्केट के चेंज की वजह से कितना गेन आया, और दूसरी बात कि उसकी एज में इंक्रीज होने की वजह से कितना गेन आया। तो अब जिन्होंने मतलब रिवाइज नहीं भी किया हुआ तो ऑनलाइन वालों आप भी साथ देख लीजिएगा। मैंने सबसे पहले डिस्क्लोजर के लिए ओपनिंग वैल्यू 190 रख ली, सही है। अब याद रखना आज के बाद, क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो इस बार ये रिकंसिलिएशन पूछेगा, सही है, क्योंकि जब से ये FAI 2 में आया है तब से उसने रिकंसिलिएशन पूछी नहीं है, तो यह फोकस करना कि ये आ सकती है इस बार। अब जरा एक और चीज, मुझे सबसे पहले निकालना है फेयर वैल्यू गेन, उसके बाद निकालना है एज के चेंज का गेन, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं ऑर्गेनिक गेन। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, यह है कि भाई आप ये सोचें कि इस एनिमल की एज में चेंज नहीं आया। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताएं, इस एनिमल की लाइफ यानी एज कितनी थी साल के शुरू में? 3 साल। आप रिपोर्टिंग डेट पे देखें कि यही 3 साल वाले जानवर की वैल्यू कितनी है? 1.25। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं एज के फैक्टर को कांस्टेंट रखूं, 3 साल, तो मैं देख रहा हूं कि मैं 3 साल वाला जानवर शुरू में कितने का था, अब कितने का? तो बताओ एक एनिमल पे कितना गेन आ रहा है? 30,000 रुपए। अच्छा, आप कह रहे हैं सर 30,000 रुपए पर एनिमल का गेन है, कितने एनिमल है? 2। तो आप कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू गेन मेरे पास आ गया 60,000, ऐसा ही है। अब सर मुझे एक बात बताएं, क्या अकाउंटिंग अब तक सही की है या कुछ एक और चीज बाकी भी है? अब ऑर्गेनिक। अच्छा, अब आपका जो वो काउस थी वो अभी की फेयर वैल्यू पे आ गई है, पर अब की फेयर वैल्यू एज सेम रख के आपने अज्यूम की थी ना, पर अब क्या उसकी एज हो ही रही है, इंक्रीज हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। तो अब जब वो इंक्रीज हो चुकी है तो अब आपका एनिमल टेक्निकली 1.25 पे आ गया है। अब 1.25 से किस पे जाऊं? क्या अब ये गेम टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ एज के चेंज की वजह से होगा? अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 50,000 रुपए का गेन आ रहा है एक एनिमल पे? अच्छा जी सर, तो बाकी 2 एनिमल पे कितना आ गया? अच्छा, तो मुझे बताओ ओपनिंग था 190, 60,000 रुपए का फेयर वैल्यू का गेन है, 1 लाख रुपए का ऑर्गेनिक गेन है, कुल मिला के कितना? 350, ऐसा ही है। क्या ये 1,60,000 को मैंने ब्रेक करके दिखाया? बस कितनी चीजों में? 2 चीजों में, फेयर वैल्यू गेन और ऑर्गेनिक गेन। हैंडल हो जाएगा भाई। अच्छा जी, फिर वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा, वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। अभी तो खैर वो नहीं करवा रहा मैं, पर हाँ मैंने तुम लोगों को अपनी रेगुलर क्लास में एक चीज सिखाई थी। अगर कोई काउ से या किसी भी एनिमल से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, गलत गलत दादा, गलत गलत, मैं फर्दर बायोलॉजिकल एसिड की बात ही नहीं कर रहा, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ। जैसे काउ से आने वाला मिल्क,
सही है। तो मुझे एक बात बताओ, आप करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और पूरा का पूरा गेन क्रेडिट। बात समझ आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जानी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ काव का होना एक अलग बात, काव के ऊपर इट्स सेल्फ फेयर वैल्यू का गेन आना अलग बात। मैं कह रहा हूँ उससे जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है भाई, वो तो सीधा सीधा गेन है ना। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जो, प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ, लेट से मैं अजम्पशन दे रहा हूँ भाई, ये 2 काउज है ना आपके पास। लेट से मैं कहता हूँ कि भाई 5 लीटर या 6 लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है दिन के हिसाब से, सही है। अगर 5 केजी या 5 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है एक काउ, तो 2 काउ का कितना हो गया? 10 लीटर्स। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, 10 लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए आपने सिर्फ चारे वगैरह का खर्चा किया होगा। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ यार, फोकस करना मेरी बात, क्योंकि हो सकता है वो पूछे। एक रिकैप दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो नोटिंग्स हैं जो बाहर के उनके पास नहीं है। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल, क्या काउ की अकाउंटिंग अपने हिसाब से होगी जो ये आ रही है? ये अकाउंटिंग है बायोलॉजिकल एसेट्स की। किसकी है? ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग नहीं है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात। अच्छा, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया तो ये अकाउंटिंग नहीं करोगे? दोनों की अकाउंटिंग, दो गेन्स आएंगे। एक बायोलॉजिकल एसेट पे फेयर वैल्यू को गेन आएगा, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। अब जरा मैं उसको लिंकेज के साथ बताता हूँ। मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल एक दिन में 10 लीटर केजी 10 लीटर मिल्क प्रोड्यूस हुआ। आपने ये 10 लीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या किया होगा? चारा वारा खिलाया होगा। चारा क्या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा। ऑनलाइन वालों और आप सब बताओ, यहां तक कोई पंगा? वो सीधा सीधा हिसाब किताब है, या वो सीधा सीधा हिसाब किताब है। और मैंने आपको इसके पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स भी बताए थे कि फेयर वैल्यू गेन आ रहा होता है, ऑर्गेनिक गेन आ रहा होता है, ऐसा है ना। और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेन आ रहा होता है, सेल के ऊपर गेन आ रहा होता है, सारी चीजें चल रही होती हैं। पर अभी फिलहाल फोकस यहाँ पे करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि भाई 10 लीटर जो है हमारा मिल्क प्रोड्यूस हुआ है। हमने कहा कि भाई इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो चारा वगैरह खिलाया गया था वो एक्सपेंस आउट हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, सिवाय उस चारे के कोई कॉस्ट थी? वो तो सीधा सीधा पीएल में चार्ज हो गई। अब आपको इतना पता है कि ये जो आपके पास मिल्क मौजूद है, ये पूरा पूरा गेन है। पूरा का पूरा क्या है? गेन है। अब जब तक ये बिक नहीं जाता, प्लीज सुनिएगा, जब तक ये बिक नहीं जाता तब तक ये आपके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है? अच्छा, जब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और गेन क्रेडिट। अच्छा, गेन क्यों कह रहा हूं भाई? पूरी की पूरी इनकम मैं आज ही आज मार्केट में बेचूंगा, इसको समझता मेरी बात, आज ही आज मार्केट में बेचूंगा तो वही पैसे मिलेंगे ना। फिर को बोलते हैं गेन किस अमाउंट से रिकॉर्ड करूं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। ऐसा है भाई? मुझे एक बात बताओ, जो उस दूध की कीमत है, जो उस काव के मिल्क की कीमत है, जो मार्केट में कोई भी खरीद ले, अभी आपके ऊपर है, क्या वहीं बेचते हो या मार्केट में जाके बेचते हो, वट एवर द केसेस। पर क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि वो जो 10 लीटर का जो मिल्क है वो आपके लिए पूरा का पूरा क्या है? गेन है। और फिर गेन की वैल्यू कैसे पता लगेगी? फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। चलो, अब मैंने एक अजम्पशन ली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, इधर सुनो, मैंने ये अज्यूम किया कि जो 10 लीटर का जो मिल्क है उसकी 1 लीटर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है लेट से 80 रुपए। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 800 हो गया। प्लीज सुनिएगा, डिस्क्लोजर में कभी शो नहीं करेंगे वो। ये बायोलॉजिकल एसिड का डिस्क्लोजर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? ये बायोलॉजिकल एसिड का है। नशेइयों, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये बायोलॉजिकल एसिड का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक पीएनएल आइटम है, वो अलग से आएगा। सही है जी। अच्छा, ऑल्दो हम नीचे सब नोट में बताते हैं कि भाई ये इसने इतनी प्रोडक्शन की, ये सारी चीजें जो तुमने अभी मेरे साथ वो भी देखा था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह आईएस 1 में होता है ना, कैपेसिटी बताते हैं, वो सारी चीजें, खैर वो अलग बात है। अब एक और चीज सुनो, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किया डेबिट कितने से? 800 से। गेन को किया क्रेडिट कितने से? 800 से। क्या है, अभी भी तुम IS 41 में हो? वेरी गुड। सुनो मेरी बात, तुम्हारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि तुम उसको हाथ के हाथ नहीं बेचते, तुम उसको करते हो रिफाइन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? सुनो यार, ये गेम अलग है, ये पता के बात दिमाग में चिपक जाए। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी, ये आपकी IS2 के लिए इनिशियल कॉस्ट बन जाएगी। अब आप एक एंट्री बनाएंगे, इन्वेंट्री का CW यानी WIP डेबिट
और बायोलॉजिकल सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। यानी अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 800 का गेन रिकॉर्ड हो गया? होना भी चाहिए था, पीएल में चला गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट होगी, क्या वो पीएल में जाएगी, कैपिटलाइज होगी? कैपिटलाइज होगी। किस पे कैपिटलाइज होगी? इन्वेंट्री में कैपिटलाइज होगी। तब तक कैपिटलाइज होगी जब तक वो रेडी फॉर सेल। मैं रेडी फॉर सेल क्यों कह रहा हूँ? फर्दर प्रोसेस। अच्छा अब सुनो मेरी बात, जब वो एक कॉस्ट आ गई मेरे पास, ऐसा ही है, बिकेगा ये इससे ज्यादा पे, अब जो बेचूंगा तो क्या रेवेन्यू बुक करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करूंगा? यानी सर अब टेक्निकल बात वही है ना जो हमने सीखी हुई है, अब आप जो कमाएंगे इसके ऊपर का होगा। यानी सर एक बात समझ आ रही है, इस वाले IS-41 के अंदर प्लीज सुनिएगा, इस वाले IS-41 के अंदर मैं बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू गेन भी कमाऊंगा। ऐसा है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या मैं IS-41 में बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर आने वाला फेयर वैल्यू का गेन कमाऊंगा? पहली चीज साइड में हो गई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी आएगा उस पर गेन कमाऊंगा, हाँ या नहीं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी हूं मैं, पूरा का पूरा गेन अगर आज क्या जैसे ही बेचूं तो पूरा पूरा गेन हो गया। अच्छा फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जितना भी गेन था वो उस दिन की कॉस्ट बन जाएगा। अगर मस्ती है कि और उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो यही चीज उठ के कहां चली जाएगी? इन्वेंट्री में। फिर इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कैपिटलाइज होगी कब तक? जब तक ये रेडी फॉर सेल नहीं हो जाता। चलो रेडी फॉर सेल हो गया, अब क्या इसको इससे महंगा बेचोगे? अब क्या बुक होगी? सेल। और फिर सीओजीएस भी चार्ज होगी, एक और जीपी आएगा, यानी ये उसके ओवर एंड अबव होगा। बात समझ आती है? जब हमने पूरी साइकिल की भी थी मुझे जरूरी लगा कि भाई मैं तुम्हें ये रिवाइज भी करा दूं। क्लियर है जी? अच्छा जी इसके बाद ये सवाल सर प्लीज सुनिएगा, इधर कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, हम आपके आज यहीं पे सॉल्व करेंगे। टेक्निकली दो सवाल हो रहे होंगे, एक ये करेंगे और एक मैं आपको दूंगा करने के लिए। इधर Mission Limited, a public listed company, produces milk on its farm. It produces 30% of the country's milk that is consumed. Dairy owns 450 farms and has a stock of 210 cows and 105 heifers. The farm, अच्छा इसको दिए देखना 210 और 15 ये क्वांटिटी यहाँ। The farm produces 8 million kilogram of milk a year. मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 8 million kgs ये प्रोड्यूस करता है तो पूरा पूरा गेन होगा। वेरी गुड जी। इसके बाद एंड द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज 150 kg। अच्छा जी, however the company is currently holding inventory of 5 lakh kilogram of milk in powder form इन्वेंट्री, पक्की बात है? चलिए जी वेरी गुड। एट दिसंबर 31 2018 है, मनीष कह रहा सर ये रॉ मटेरियल है, क्या हो गया यार? इन्वेंट्री है जानी, फाइनल प्रोडक्ट है ना, भंगी। इसके बाद इसके अंदर क्या डालेगा, चरस डालेगा क्या भंगी पिलाने के लिए लोगों को? इधर इसके बाद एट दिसंबर 31 2018 द हर्ड्स आर, प्लीज सुनिएगा, 210 काउज है जिसकी एज कितनी है? पर ये एज दी हुई है 31 दिसंबर 2018 की। सही है जी। ऑल परचेज ऑन और बिफोर जनवरी 1 में हाथ के प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं तो आप सॉल्व भी करना साथ साथ। सही है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अच्छा जी भाई सारी परचेज की है जनवरी 1 2018 से पहले। अच्छा ये जो एज दी गई है इसकी 3 साल की, ये कब दी गई है? ईयर एंड पे दी गई है, बस ये याद रखना। 30,000 हीफर्स है मेरे पास जिसकी एवरेज एज है कितनी? एट दिसंबर 31, यानी साल के आखिर में इन चस्सियों की एज है 2 साल। चलें जी अब देख लेते हैं इधर, मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पे काम करना है। सही है जी, अपने हिसाब से सवाल को असेस करके ओपनिंग बैलेंस निकाल के बता दें मुझे, बैलेंस अमाउंट। हाँ बिल्कुल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ये।
हाँ भाई, कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस? 9.3 मिलियन। चलें जी भाई। हाँ भाई, वैल्यू नहीं ली तुमसे। 8.4 या 9.3? देखो भाई, यहाँ पे सब बच्चों का आ रहा है भाई। एक का आ रहा है 8.4 मिलियन। 9.3। अच्छा भाई देखो, अब वैसे ही देख लेते हैं। अगर मैं देखूं कि जो मेरे पास 2,10,000 काउज हैं, उसकी एज रिपोर्टिंग पे 3 साल है, तो 1 साल पहले 2 साल की होंगी। तो आप जरा देखो जनवरी 1 पे कहाँ दी हुई, नीचे दी हुई अमाउंट। जनवरी 1 2018 पे 40 रुपए की उसकी वैल्यू थी। तो 40 को 2 10 से कितने लोगों ने मल्टीप्लाई किया था? वेरी गुड। हाँ भाई, यही आ रहा है। चलें जी, बेहतरीन। अच्छा, अब जो हीफर्स है आपके पास, उसकी एज है 2 इयर्स, तो साल के शुरू में होगी 1 साल। तो भाई 1 साल वाले की वैल्यू 30। कहाँ पे? तो वो क्लोजिंग दिए हुए ना, ये तो ओपनिंग की बात कर रहा है। बिल्कुल। पहले क्यों होंगे? एडिशन की डिटेल तो देंगे ना अभी हम। सही है। अच्छा जी सर, इसके बाद 9.3 मिलियन ऐसे ही निकाला था भाई। चलें जी, बेहतरीन है। इसके बाद सर ये तो आ गया ओपनिंग। 75,000 हीफर्स एवरेज एज कितनी थी? 1.5 ईयर। ऐसा ही है, एक मिनट। एज एट 31 दिसंबर 2018, परचेज ऑन July 1, 2018। मुझे एक बात बताओ प्लीज, फोकस के साथ। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी एवरेज एज 1.5 ईयर है, ये परचेज किए गए कब? अच्छा, क्या ये एडिशन के कॉलम में आएंगे? क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, मेरी जेब से पैसे लगे हैं। अच्छा, जो पैसे लगे होंगे और इनको मैंने रिकॉग्नाइज किया होगा, क्या वो फेयर वैल्यू पे किया होगा या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे? कॉस्ट टू सेल पे। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। क्या इसकी वैल्यू 30 बनती है? 2250,000। सही है जी। आपको सिर्फ मैं दे रहा हूं 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर मुझे आप इसका फेयर वैल्यू का गेन भी निकाल के दें और ऑर्गेनिक गेन भी निकाल के दें, जल्दी से। जी सकलैन। हाँ, बोल बोल। हाँ। बचेगा, क्लोजिंग है ना जल्दी। ये जो डिटेल दी गई है सिर्फ ओपनिंग से रिलेटेड दी गई है, जो परचेज ऑन January 1। अब मतलब मैंने स्टार्ट करने के लिए ना तो एडिशन में दिखा दी। हाँ जी, फेयर वैल्यू गेन एंड ऑर्गेनिक गेन पे आपने काम करना है। हाँ, तो बस वो तो एडिशन का एक कॉलम आ जाएगा ना, फिर इस एडिशन पे भी 2 गेन आएंगे। बिल्कुल, रिकॉर्ड बनानी है मनीष, तभी टाइम दिया है।
फेयर वैल्यू गेन कोई 1.26 मिलियन का आ रहा है ओवरऑल, 1260000। अभी देखते हैं। सवाल यही तो है, 2 10 30 पता तो है, यही सारी चीजें। भाई फेयर वैल्यू गेन फुरकान बता रहे हैं 1260000 और ऑर्गेनिक आ रहा है 750। ऑर्गेनिक भी देख लो, कहाँ क्या भाई, ऑर्गेनिक है 1.74 मिलियन। एक ही मंडी में सब घूम रहे, सबके जानवर की वैल्यू अलग आ रही है। वाह भाई, हाँ चलें जी भाई, अभी देखते हैं। फर्म खान का आ रहा है भाई 1470 ऑर्गेनिक और फेयर वैल्यू आ रहा है 1260, 17400। हाँ भाई, नवीद कवाडिया। नवीद फेयर वैल्यू गेन कितना है? एडिशन आता है, इसके बाद आएगा ना। फिर वो गेन तब होता है जब पैदा होता है जानवर। चलिए जी, यहाँ पे बच्चे निकाल चुके हैं आंसर, तुम लोग भंगी हो। हाँ भाई, काउस पे 1050 का गेन और ये 60,000 फर्स्ट पे, ये कुल मिला के देख लो यही बनता है भाई। हाँ भाई, मैच कर ले अपना आंसर जी, क्या यही सीन है? देख लें, एक एक करके मैच कर लेते हैं सर। अगर मैं कहूं कि भाई अगर 2 ईयर ओल्ड काउ थी साल के शुरू में, तो साल के आखिर में भी मैं अज्यूम करूंगा कि उसकी एज 2 साल ही है। तो 40 में से 45 माइनस किया और मेरे पास 2 10 हैं, तो कुल मिला के आ गया 10500000। कितने लोगों ने यही किया है? अभी देख लेते हैं ना जानी। अबे वो बिजनेसमैन इधर, वेरी गुड जी। इसके बाद 1 ईयर ओल्ड हीफर, इस हीफर की वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी? 1 साल, जो इसकी एज है। अच्छा, अब आप देखें कि 1 ईयर ओल्ड एनिमल की वैल्यू साल के आखिर में कितनी है? 32। 32 है ना? तो सर 30 में से 32 माइनस के 2 रुपए का गेन आ गया एक पे, तो है कितने भाई ये? 30,000, मतलब ये कितना आ गया? 60,000। अच्छा जी, अब सुने मेरी बात। जो, अरे एक मिनट रुक तो जा। हाँ, अरे एक मिनट सफर करेगा इधर। अच्छा भाई, 390 है सही है, 1 ईयर वाला ऑर्गेनिक गेन गलत है। चलें जी, अभी देख लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है, हाथ पे हाथ चेंज कर लेंगे। 290, 390 है, चलें जी। नहीं है फेयर वैल्यू गेन, पहले कंक्लूड कर लो, मैं इधर देख लो भाई। ओके जी, फेयर वैल्यू गेन भाई 1 ईयर की इसकी लाइफ थी साल के बीच में, ऐसा ही है। तो मैं साल के आखिर में वापस से उसको 1 ईयर वाले से कंपेयर करूं, ऐसा ही है। 1 ईयर वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? 32, ऐसा ही है। इस पे भी 2 का गेन आ गया। ये कितने खरीदे मैंने? 75। तो 75 इंटू 2 कितना आ गया? 150। सही तो है ये। ऑर्गेनिक वाला भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है भाई सबको?
हाँ जी जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर है भाई? जब मैंने ये हीपर परचेज किए थे 75,000, तो साल के बीच में परचेज किए थे, तब इनकी जो एज थी वो कितनी थी? रिपोर्टिंग पे बताई थी उसने एज कितनी, 1.5। तो 6 महीने पहले वो चौसी कितने का होगा? 1 साल का। ऐसा ही है। तो मैंने कहा 1 साल वाले की वैल्यू जुलाई पे 30 थी, 1 साल वाले की वैल्यू साल के आखिर में कितनी है? 32। 2 का गेन आ गया। यहां तक कोई पंगा? क्लियर है जी? पक्का जी? आगे आ जाओ भाई। इसके बाद ऑर्गेनिक गेन। अब देखो सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक है भाई, जो ऊपर अकाउंट फॉर होगा ना उसी को ऑर्गेनिक पे लेके आओ बस। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऊपर जो 2 साल वाला था कितने का हो गया? 3 साल का। तो भाई 2 years ओल्ड नाउ इज 3 year। अब एक एक करके मुझे बता दें आप। भाई उसको मैं क्या 45 पे लेके आ चुका था? अच्छा अब देखो 3 साल वाली की वैल्यू चल रही है 50। 5 का गेन आ गया, 2 10 से मल्टीप्लाई किया, 1050 आता है। चलें जी इसको किल कर दिया हमने। इसके बाद 1 year ओल्ड ईफर साल के पहले दिन पे, जो साल के शुरू में थी, उसकी हमने उसको रीवैल्यू करके 32 पे लेके आ गया हूं। 32 से मैं टेक्निकली उठ के किस पे आऊंगा? 45 पे, क्योंकि उसकी एज कितनी भाई, अब एज कितनी हो गई? 2 साल। देखो 45 की वैल्यू आ रही है, 45 पे लेके आऊंगा तो 32 और 45 का डिफरेंस कितना है? 13 × 30, 390। खाली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई हमारी, तो इसको 390 कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ। टोटल बिल्कुल सही है। सही है भाई, ये 390 है। क्लियर है? अच्छा जी इसके बाद 1.5 year ओल्ड हीफर साल के शुरू में, वो साल के बीच में 1 साल का था, अब कितने का हो गया? 1.5 साल का। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 30 से 1.5 36 पे आऊं, 6 का गेन आ गया 75 पे, तो सही ये कितना आ गया? 3 लाख रुपए। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो भाई। यही है, पक्की बात है? क्योंकि देखो मैं उसको 32 पे लेके आ चुका था, 32 से 36 पे आ रहा हूँ, तो भाई 3 लाख रुपए। कितने लोगों ने ऐसा ही किया था? वेरी गुड जी। हाँ भाई, खाली 390 का फर्क था यहाँ पे। वो मैं खाली यूं कर देते ना। सॉरी भाई। 1 year ओल्ड नाउ, 1.5 year। सही है जी। अब इतना एनिमेशन करूंगा तो ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। पर खैर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, हमसे भी। बस ये चाहिए मुझे इधर। अच्छा भाई ये चीज क्लियर है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जरा जल्दी से वो करके दे दो। नहीं अभी नहीं, 1 मिनट रुक जाइए आप। टाइम नहीं खत्म होगा, बस खाली 1 मिनट रुकिए, ताकि हम ये टॉपिक खत्म करके उठें। हाँ वैसे क्लाइंट क्या कह रहा है? भाई सबकी स्क्रीन पे अपियर हो रहा है? ऐसे ही जिक्र था उसका, उसकी अकाउंटिंग नहीं मांगी थी उसने, सही है उमैमा? अच्छा जी, आपके सामने ये प्रश्न है। अच्छा वही, इसने उमैमा ने एक सवाल पूछा कि सर वहां पे जो मिल्क का जिक्र था, सुने मेरी बात, उस वाले सवाल में जो पीछे ने सवाल किया उसमें मिल्क का जिक्र था, उसने क्या मिल्क से रिलेटेड या उसकी अकाउंटिंग करने के रिलेटेड कोई डेटा दिया था मुझे? अगर देता तो वो बताता कि जब वो प्रोड्यूस हुआ तो उसके ऊपर उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी, फिर फर्दर प्रोसेसिंग भी बताता, फिर आपको वो कैलकुलेशन करवाता, जो कि उसने सवाल में पूछा नहीं था। तो हमें होशियारी भी नहीं करनी नहीं, पर हमने एक सवाल किया हुआ है, उसको एक नजर देख के भी जाना। चलें जी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं बनती, हमजा आबिद। हाँ भाई क्लोजिंग वैल्यूज बता दोगे? 1400 आ रही है ऐसा ना?
क्वेश्चन दिखा दूं, एक वैल्यू रह गई है, देख लें फिर हम करते हैं। डन हो गया जी। दुआ करो अल्लाह करे कि पहले पेज पे ये सवाल आ जाए कौन वाला, तो लेट के करोगे सवाल सारे आराम से। हाँ आमीन बोल रहे हो, जिसने कभी जिंदगी में नहीं बोला ना वो भी लिखा है आंसर। आंसर दिखाऊं, IS-21 के साथ किया सकता है, तो हमने IS-21 के साथ किया हुआ भी है। चलें जी। अच्छा भाई, ओपनिंग 1000 और हमने क्या परचेज भी किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। हाँ भाई परचेज कितने किए थे, एक, और उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी 108, कुल मिला के 108 आ गया जी। आपका ओपनिंग अगर मुझे टोटल बताएं तो कितना आता है 1000 का। न्यू बॉर्न ऑर्गेनिक तो भी कोई मसला नहीं है, सही है जी, कोई मसला नहीं है, दोनों जो मतलब डिबेट है ये। अच्छा जी इधर सुनिएगा यार प्लीज फोकस के साथ, मैं सवाल को रीड करते करते भी समझा देता हूँ। वो बोलता है भाई a herd of 10 2-year-old animals was held on January 1 2020, यानी मेरे पास ओपनिंग में कुल मिला के कितने एनिमल्स हैं 10, जिसकी एज है 2 साल। अच्छा अब मैं देखूं कि भाई 2-year-old एनिमल की वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चल रही है 100, तो भाई मैं 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1000 आ गया। ये ऐसा सीधा सीधा हिसाब किताब है हमारे पास ये 1000। इसके बाद वो बोल ये रहा है कि भाई वन एनिमल एजेड 2.5 years was purchased on July 1 2020 फॉर रुपीज 108, यानी देखो जुलाई 1 2.5 यहाँ पे भी दिया हुआ है 108 का। एंड वन एनिमल वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1, अब जो ये न्यू बॉर्न है इसको आप ऑर्गेनिक गेन में भी लेके जा सकते हैं और फेयर वैल्यू गेन में भी लेके जा सकते हैं, वॉट एवर द केस है, पर अल्टीमेटली ये है गेन, सही है जी। अच्छा जी इसके बाद अगर मैं एडिशन में दिखाऊंगा तो क्या एक ही एनिमल दिखाऊंगा 108 पे, सही है ना, एडिशन आ गया। अच्छा भाई न्यू बॉर्न, मुझे एक बात बताओ, जो न्यू बॉर्न है आपका उसको सीधा सीधा गेन दिखा दूं, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ जब ये बॉर्न हुआ था तो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी 17, 70 था ना ये था न्यू बॉर्न की 1 जुलाई को। अच्छा जी अब मैंने सारी चौरंगियां पार की हुई हैं, अब एक एक करके सबसे पहले फेयर वैल्यू गेन को पार करूं या फिर फेयर वैल्यू गेन को। ओके जी, फेयर वैल्यू गेन में सबसे पहले आप चौरंगी ऐसे शुरू करना ओपनिंग से, ओपनिंग में जितने थे। अच्छा ओपनिंग वालों की वैल्यू थी 2 साल, अभी भी साल के आखिर में अज्यूम करूं कितनी है 2 साल। तो सर मुझे एक बात बताएं, साल के आखिर में 2 साल वाले की वैल्यू चल रही है 105, तो 5 रुपए का गेन आ गया, 10 पे कितना आता है 50, ये बुक किया था। चलें जी इसके बाद फिर आपने जो साल के दौरान बीच में परचेज किया था उस वक्त उसकी वैल्यू थी 2.5, यानी इसकी एज थी। अब वो अज्यूम करूं कि अभी भी 2.5 है 111, तो भाई 108 से 111 का डिफरेंस 3, 1 पे 3 का गेन आ गया, यही है। अच्छा जी इसके बाद सर फिर साल के बीच में जो बॉर्न हुआ था उसकी लाइफ उस वक्त 0, अभी के 0.5 हो गई होगी, पर सर अभी मैं 0.5 देखूं या न्यू बॉर्न से ही मैच करूं, न्यू बॉर्न से ही मैच करेंगे सर। तो भाई मैं आ गया हूं 70 से 72 पे 2 का गेन आ गया, ये ना सर कुल मिला के कोई आपके पास 55 का गेन आता है, इसको मैं फेयर वैल्यू गेन कहूं। चलिए जी बेहतरीन है, सही था यहां तक। अच्छा अब जब फेयर वैल्यू गेन पार हो चुका है, अब आप तमीज से ये देखेंगे भाई जो ऑर्गेनिक गेन है वो देखेंगे भाई जो ओपनिंग 2 साल वाले थे वो चुके हैं 3 साल के, पर अब आप उसको लेके आ चुके थे कितने पे 10 की वैल्यू पे, तो 10 से 105 पे जाएंगे, 10 पे नहीं सॉरी, आप उसको लेके आ गए थे 105 पे, अब 105 से जाएंगे 120 पे, 15 का गेन आएगा। चले जी 15 का गेन आ गया आपको, 10 पे कितना आ गया ये 150। अच्छा न्यू बॉर्न जो था आप वो हाफ ईयर ओल्ड हो गया, उस पे आपने 72 पे थे, 80 पे जा रहे हो, गेन कितने का आ गया 8 का। परचेज जो किए थे 2.5 पे था,
आ रहे हो तुम 3 सालों पे, आपने उसको 111 पे रिकॉर्ड किया, जा रहे हो 120 पे, तो आपने 9 का ये रिकॉर्ड किया, कुल मिला के क्लोजिंग कितना आ गया 1400। क्लियर है जी। इसी के साथ साथ आपका IS 41 खत्म होता है। नमाज पढ़ के आओ, फिर हम शुरू करेंगे IFRS 8। सही है जी। ये मैं PDF भेज दूंगा, सही है। पर यार देखो, आपको सिर्फ 10-15 मिनट में आने से ज्यादा ब्रेक नहीं है, सही है जी। डाल सकते हैं, वो अलग से डाल दिया वहां पे, सही है। बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक में लेके जा सकते हैं फुरकान, कोई मसला नहीं है। सेट है, 10-15 मिनट में मिलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी सर, ये खत्म करने के बाद हम शुरू करते हैं भाई IFRS 8। हाँ जी, कंफर्म करें कि आपके पास स्लाइड शो हो रहा है। हो रहा है जी, चलिए जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, इधर देख लो यार, फोकस। हाँ भाई, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। हमने जब ये टॉपिक शुरू किया था, या आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो, तो मैं जरा इसका ऑब्जेक्टिव बता दूं। भाई बाज़ औक़ात होता ये है कि कंपनी के बिजनेसेस एक से ज्यादा होते हैं, ऐसा ही है। यानी भाई फॉर एग्जांपल कंपनी मल्टीपल मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर रही होती है। जैसे मैं यूनिलीवर की एग्जांपल लूं, साबुन भी बनाती है, शैम्पू भी बनाती है, तेल भी बनाती है, तो दैट मींस कि इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। शैम्पू सेगमेंट हो गया, ऑयल सेगमेंट हो गया, XYZ सारी चीजें। अच्छा जी, एक और चीज। अब जैसे प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ, मैं स्माइल इंडस्ट्रीज यानी कैंडी लैंड की एग्जांपल ले लूं, सही है। कैंडी लैंड क्या करता है भाई, अब वो चिप्स भी बनाएगा, बिस्किट भी बनाएगा, टॉफीज भी बनाएगा, दैट मींस कि सर उसके भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अच्छा जी, तो सर ये बिल्कुल ब्लैंक पेज ही शो होगा अभी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ शो ही नहीं किया यहाँ पे। बस 1 मिनट रुकिएगा, जरा मैं ये चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा जी, तो इसीलिए प्लीज सुनिएगा, आप लोगों ने जो आज तक PNL बनाया है, तो PNL में तो एक ही सेल आती है, सेल्स, फिर COGS आती है, फिर एक्सपेंसेस आते हैं। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें से कोई एक सेगमेंट कंपनी का लॉस मेकिंग हो सकता है ना भाई। कंपनी के 10 बिजनेस है, हो सकता है एक बिजनेस लॉस मेकिंग हो। तो भाई उसको फिर डिसाइड करने के लिए मुझे कैसे पता लगेगा कि उस रेवेन्यू में कितना ऐसा रेवेन्यू है जो इस सेगमेंट का है। तो इसीलिए एक IFRS लॉन्च किया गया जिसका नाम है IFRS 8, जो हमें सिखाता है भाई सेगमेंट इंफॉर्मेशन को आपको रिपोर्ट कैसे करना है। तो बस ये एक बैकग्राउंड के साथ मैं ये शुरू कर रहा हूं, समझ आती है बात कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स या सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड आया क्यों। चलिए जी आगे। वो कहता है कि भाई मैं एक चीज को सेगमेंट तब मानूंगा जब वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। हाँ भाई, एक सेगमेंट यानी एक बिजनेस जो एंगेज है ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में जिसमें से रेवेन्यू कमाता हूं और एक्सपेंसेस इंकर करता हूं। दूसरी चीज बोलता ये है कि भाई उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स अल्लाह वास्ते नहीं है, उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। और कौन करता है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। मैंने अपने वक्त पे आपको जब क्लास में करवाया था तो एक चीज सिखाई भी थी कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एक बंदा भी हो सकता है और एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इसके बाद फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। देखो वो कहता है भाई एक चीज को मैं सेगमेंट कब मानूंगा,
जब वो ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात ये, एक चीज आपके लिए सेगमेंट कब होगा, जब आप उससे कमाओगे। एक चीज आपके लिए सेगमेंट कब होगी, जब उसकी परफॉर्मेंस को कोई देखे। और एक चीज आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते अगर आपके पास उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये बात समझ आती है, कितनी चीजों के बाद वो सेगमेंट बनेगा, 3 चीजों के बाद। फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई चलो सेगमेंट तो मैंने समझा दिया कि सेगमेंट मेरी नजर में क्या होता है। फिर वो बोलता ये है कि भाई ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का IFRS है, ये हर एक कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। तो सर फिर देख लें कि किस किस कंपनी पे अप्लाई होता है। देखो भाई, आपने कंसोलिडेशन अभी मेरे साथ सीखी। एक बनते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, वो कौन बनाता है, और एक बनते हैं सेपरेट अकाउंट्स, जो दोनों अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। ऐसा ही है। वो बोलता है कि ये उस कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है जो कि लिस्टेड कंपनी है, चाहे उसकी इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड हो या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड हो। या तो उस कंपनी में अप्लाई होता है जो कि इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, यानी उसने एप्लीकेशन दी हुई है, खाली फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो अभी लिस्ट होने वाली है। तो ये बात समझ आती है। अच्छा, मैं तुमसे एक ऐसी एग्जांपल पूछूं, क्या एक कंपनी के सेगमेंट है और वो लिस्टेड नहीं है, तो क्या IFRS रेट अप्लाई होगा उस पर? रीजन, सर लिस्टेड नहीं है ना, या तो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, भले ही उसके सेगमेंट है। चलिए अब एक और बात बताएं, एक कंपनी है जो लिस्टेड है और उसके सेगमेंट नहीं है। नहीं है ना, तो सेगमेंट ही नहीं तो अप्लाई क्यों होगा, एक ही बिजनेस है। बात समझ आती है, लॉजिकल बात है। अच्छा फिर सुनो, फिर वो आगे एक कहानी बताता है, जरा ये सुनना। कहता ये है कि हो सकता है कि एक जो पेरेंट एंटिटी है, आपको पता है ना पेरेंट एंटिटी सेपरेट फाइनेंशियल भी बनाती है, और वो एक और फाइनेंशियल बनाती है जिसका नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई वो बोलता है कि अगर एक बंदा ये दोनों फाइनेंशियल्स बना रहा है, जो कि वो पेरेंट एंटिटी, सुनिएगा मेरी अल्फाजों को, वो पूछ सकता है MCQs में, वो पेरेंट एंटिटी जो क्या बना रहा है, कंसोलिडेटेड एफएस, और वो पेरेंट एंटिटी लिस्टेड है या इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो अब सुनिएगा मेरी बात, वो भी IFRS 8 को अप्लाई करेगा। वो भी IFRS 8 को अप्लाई करेगा। अब देखो एक चीज लिखी हुई आएगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर एक कंपनी, एक पेरेंट ऐसा है जो अपना सेपरेट फाइनेंशियल भी बना रहा है और कंसोलिडेटेड एफएस भी बना रहा है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, अब स्टैंडर्ड एक बात कहता है कि भाई पेरेंट एंटिटी लिस्टेड है, वो सेपरेट भी बनाएगी, कंसोलिडेटेड भी बनाएगी। तो अब वो कहता ये है कि अब आप सेपरेट फाइनेंशियल्स में IFRS 8 की सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं करना। अब कौन सा एफएस में करना, कंसोलिडेटेड एफएस में, क्योंकि आपको डुप्लीकेशन करने की कोई नीड नहीं है। क्या ऑनलाइन वालों ये बात समझ आती है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, मैं रीड कर लेता हूँ कि भाई ये एप्लीकेबल है उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विद अ पेरेंट, उस पेरेंट पे अप्लाई होगा जिसकी डेट या इक्विटी सिक्योरिटी ट्रेड होती है पब्लिक मार्केट में। तो उसका मतलब क्या, लिस्टेड या तो इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और फिर देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, इफ बोथ केसेस अबव एप्लीकेबल टू अ सिंगल एंटिटी then segment information is required only in the consolidated financial statements। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पेरेंट एंटिटी है ये कंसोलिडेशन भी करेगी, IFRS 8 की रिपोर्टिंग भी करेगी, और कौन सा एफएस में करेगी, सेपरेट बुक्स में। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी कोई सब्सिडरी नहीं होती तो फिर आप कहाँ पे, अब सेपरेट में होता, आपको मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बात समझ आती है? इसी चीज को रखते हुए लगता है कि ऐसा सवाल आ सकता है, तो देख लेते हैं। हाँ भाई, पहला केस, पेरेंट एंटिटी का सेगमेंट है, सब्सिडरी के भी सेगमेंट्स हैं। पेरेंट एंटिटी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी है। हाँ भाई, अब एप्लीकेबिलिटी देखनी है IFRS 8 की। ऑनलाइन वालों आप भी जरा तमीज से जवाब देना, क्या पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक पे IFRS 8 अप्लाई होगा? हाँ जी, नहीं, रीजन लिस्टेड नहीं है। चलो जी, ओके, सही कह रहे हो। इसके बाद सेपरेट बुक और सब्सिडरी पे होगा। चलें जी, कंसोलिडेटेड
क्योंकि पेरेंट एंटिटी लिस्टेड, तो क्या कंसोलिडेशन नहीं होगी? भाई कंसोलिडेशन तो होगी, पर वो लिस्टेड नहीं तो उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता। यही है भाई। चलें जी, अगला क्वेश्चन। पेरेंट एंटिटी के सेगमेंट नहीं है, सब्सिडरी के भी सेगमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से सब पे क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। अच्छा, पेरेंट एंटिटी के सेगमेंट नहीं है, सब्सिडरी के सेगमेंट्स हैं। पेरेंट एंटिटी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, सब्सिडरी भी, दोनों लिस्टेड है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? तो उसके सेगमेंट ही नहीं है ना, सेपरेट बुक्स में क्या करेगा वो? चलिए जी भाई, आपने क्या दिया? नो। यस। कंसोलिडेटेड बुक्स में यस है, क्योंकि सब्सिडरी के सेगमेंट में तो आप ही कंसोलिडेट करोगे तब उसमें रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि पेरेंट एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है। सही है जी। इसके बाद पेरेंट एंटिटी के सेगमेंट्स हैं, सब्सिडरी के भी सेगमेंट्स हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है पेरेंट एंटिटी, वो भी लिस्टेड है। हाँ, यही तो बता ना, अभी यस नहीं बोलना था। पेरेंट एंटिटी, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, सेपरेट बुक्स में प्लीज सुनिएगा, पेरेंट एंटिटी प्लीज सुने भाई, पेरेंट एंटिटी जो लिस्टेड है ना, आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे सर? क्योंकि अब वो कंसोलिडेटेड बुक्स में ही ये रिपोर्टिंग करेगा। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, सब्सिडी तो अपने हिसाब से करेगी, और फिर ये आखिर में ये जी याद रहेगा ये बात। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पीडीएफ से काम चला लेना, तुम लोगों ने तो पहले भी की हुई एक्सरसाइज। चलिए जी सर, इसके बाद वो कहता है कि सेगमेंट का होना अलग बात। पहले सुनो, पहले कोई पिक्चर है, पहले आपने देखा कि सेगमेंट है या नहीं है, फिर आपने देखा कि आईएफआरएस सेट अप्लाई करूं या ना करूं, फिर वो एक और बात कहता है, कहता है ये कि हर सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा। वो सेगमेंट को रिपोर्ट, क्या रिपोर्टिंग सीखी हमने अब तक? नहीं। पर मैं चीज से ये सिखा रहा हूं कि वो कहता है कि भाई हर उस सेगमेंट को रिपोर्ट करना जो एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे, क्योंकि अगर एक सेगमेंट है ही चिलर तो उसको रिपोर्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो क्या ये क्राइटेरिया आईएफआरएस ने बताया मुझे? यस सर। वो कहता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू का, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, मैं फिर कह रहा हूं इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, अगर वो ज्यादा है तो क्या वो सेगमेंट रिपोर्टेबल बन जाएगा? अब वो कैसे रिपोर्ट करेंगे वो आगे सिखाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि भाई अगर किसी सेगमेंट में लॉसेस हैं और किसी सेगमेंट में प्रॉफिट्स हैं, तो आप सबको नेट नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, सबको नेट नहीं करना। वो कहता ये है कि भाई आप सारे लॉसेस को प्लस करो और सारे प्रॉफिट्स को प्लस करो और देखो विच एवर इज हायर, फिर जो अलग अलग सेगमेंट का है उसको इससे डिवाइड करो। मैं फिर कह रहा हूं ये नेट बेसिस पे नहीं है, ये अलग अलग चेक होगा। समझ आती है बात? प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर, फिर आप अलग अलग सेगमेंट को डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या 10% या उससे ज्यादा है, अगर है तो वो रिपोर्टेबल है, अदरवाइज वो रिपोर्टेबल। अब आप बोलेंगे सर लॉस क्यों रिपोर्टेबल है? ताकि लोगों की नजर में आए कि लॉस आ रहा है, तो ऐसी बात है बंद करो यार इसको, या तो कोई ऐसे मेजर्स लो कि इसके ऊपर काम करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अगर एक चीज 10% से ज्यादा लॉस देके जा रही है आपको और वो रिपोर्टेबल नहीं, दैट मींस कि यू आर इन अ डेंजर जोन। समझ आती है बात? चलिए जी, इसके बाद किसी सेगमेंट के एसेट्स 10% या उससे ज्यादा है ऑफ टोटल सेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट, टोटल एसेट्स ऑफ सेगमेंट की बात होगी, कंपनी की बात नहीं हो रही है। कंपनी के एसेट्स और सेगमेंट के एसेट्स में फर्क होता है। हेड ऑफिस का भाई हो सकता है ना, हेड ऑफिस के जो एसेट्स हैं वो सेगमेंट थोड़ी ना यूज कर रहा है, सेगमेंट तो अलग चीज है। तो भाई वो कहता है कि टोटल एसेट्स ऑफ सेगमेंट को टोटल सेगमेंट के एसेट से डिवाइड करके चेक करना, इसमें कंपनी के एसेट्स को, जो पूरी कंपनी के एसेट्स हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना। बात समझ आती है? अच्छा जी, फिर एक और चीज, यानी इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो मेरा सेगमेंट क्या बन जाएगा? रिपोर्टेबल बन जाएगा। फिर वो एक चीज कहता है, इन तीनों को मैं कहता हूं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड यानी क्वांटिटी के बेस पे। फिर वो कहता क्या है, आपने इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने क्लासेस ली हुई होंगी तो थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं। वो कहता है कि इन तीनों में से जो भी रिपोर्टेबल निकले
फिर उस रिपोर्टेबल सेगमेंट के एक्सटर्नल रेवेन्यू को पिक करना। कौन से रेवेन्यू को? अच्छा, ऊपर जो चेक किया था वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों था। अब सिर्फ कौन सा पिक करूंगा? एक्सटर्नल, क्योंकि एक सेगमेंट आपके लिए सिग्निफिकेंट तब होगा जब वो बाहर से कुछ कमाते थे। ऐसा ही है। बोलता है क्या है कि भाई आप सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू को पिक करें और उसको जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, लेट से दो है, उस दो के एक्सटर्नल रेवेन्यू को आप टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड करें। मैंने टोटल एक्सटर्नल कहा है, समझ आ रही है बात? टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड करें। अगर आंसर आता है 75% से कम, तो आप उसके अंदर एक और सेगमेंट ऐड करें जब तक वो 75% ना हो जाए। बात याद आ रही है? रिकॉल होती है ये वाली बात। अच्छा जी, फिर वो लिखता क्या आगे? इवन इफ दे डू नॉट मीट द क्राइटेरिया साइटेड अबव, यानी जो ऊपर का क्राइटेरिया भले ही उसने मीट ना किया हो, पर तब तक इसके अंदर सेगमेंट इंक्लूड होते रहेंगे जब तक वो कहां पहुंच जाए। ये है जी। अच्छा जी, इसके बाद इधर, अच्छा जी इधर प्लीज इधर देख लें, फिर हम चलते हैं। अबे अच्छा भाई इधर देख लो प्लीज फोकस के साथ। फिर वो एक चीज कहता है इंपॉर्टेंट, इफ वन सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल इन लास्ट पीरियड, यानी एक सेगमेंट लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था बट इस साल वो रिपोर्टेबल नहीं है, पर फिर भी आपको लगता है कि वो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस रखता है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल ये दी थी कि लास्ट ईयर वो प्रॉफिट अच्छा खासा कमा के देता, कोविड आ गया, डाउनफॉल आ गया, तो क्या वो सेगमेंट बर्बाद हो गया, वापस रिवाइव हो जाएगा? भाई रिवाइव हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है वो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस का है, तो आप एक काम करना, उसको भी करना रिपोर्ट, इवन दो उसने इस साल क्राइटेरिया मीट नहीं किया। पर एक चीज याद रखना, उसका लास्ट ईयर रिपोर्टेबल होना लाजमी था। देखो लिखा हुआ क्या है, इफ वन सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल तब लास्ट ईयर बट नॉट नाउ, यानी इस साल रिपोर्टेबल नहीं है, बट इज ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस should be reported separately even if criteria in current period is not met। क्लियर है जी? समझ आती है बात? अच्छा जी, यानी मैंने दो एक्सेप्शन देखी, एक 75% में कोई रिपोर्ट हो सकता है, दूसरा कंटिन्यू सिग्निफिकेंस वाला। अच्छा जी, फिर एक और बात, एक सेगमेंट, अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं, एक सेगमेंट लास्ट ईयर रिपोर्टेबल नहीं था बट इस साल रिपोर्टेबल है, तो मुझे एक बात बताओ, इस साल आप अलग से उसको दिखाओगे, रिपोर्ट करोगे? तो लास्ट ईयर भी तो फिर रीस्टेट करो ना, क्योंकि लास्ट ईयर वो अदर्स में छुपा हुआ होगा, इस साल वो मुंह पे आ रहा होगा, तो भाई क्या इंफॉर्मेशन कंपेयर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि लास्ट ईयर को भी रीस्टेट करना और लास्ट ईयर को भी उसमें से अदर्स में से निकाल के उसको अलग से रिप्रेजेंट करना, ताकि इंफॉर्मेशन क्या हो सके, कंपेयर हो सके। देखो रीड कर लेता हूं बस इसको, कंपैरेटिव रीस्टेटेड फॉर सेगमेंट कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल इन करंट पीरियड फॉर डिस्क्लोजर पर्पसेस, सिर्फ डिस्क्लोजर के पर्पस के लिए साल रिपोर्ट होगा, इवन इफ दैट सेगमेंट डिडंट मीट द क्राइटेरिया लास्ट ईयर, यानी वो सेगमेंट ने भले ही लास्ट ईयर क्राइटेरिया मीट ना किया हो। सर अब आ रही है आपके सामने एक इलस्ट्रेशन, ये एक मासूम सा पास पेपर है जो हमने, या हर टीचर भी कराता है क्योंकि ये स्टडी टेक्स्ट में भी छपा हुआ है और ये फाइनल का पास पेपर है। गौहर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी and engage in chemical, soda ash, polyester paints and pharma business. Result of each business segment for the year ended 31 March 2015 are as follows. सर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लीज यार फोकस करना। अच्छा जी, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एसेट्स और लायबिलिटीज है। क्या मैं इस हर सेगमेंट को रिपोर्टेबल बना दूं? किनको? जो क्राइटेरिया मीट करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि जिसने जहां से भी किया हुआ, तुम लोगों ने तो यहीं से ही किया हुआ है, उसको जाके देखना नहीं, कैलकुलेट करके बताओ कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है अलॉन्ग विद ऑल द कैलकुलेशन। जल्दी से प्लीज, जल्दी से। और वो 75% वाला भी चेक करना। वही आदत ना, अबे यहाँ के लिए आया। चल सही है। हाँ जी, जल्दी से बता दे।
कल क्लास नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल कल क्लास नहीं है मेरी, कल ऑफिस में काम है। नहीं कल क्लास नहीं है जानी। ओके जी। हाँ भाई कितने रिपोर्टेबल बने? अच्छा भाई, केमिकल, सोडा और फार्मा। ऐसा ही है। हाँ भाई, कुछ यही परसेंटेजेस निकाली हैं आपने? अच्छा भाई, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के हिसाब से देखूं तो मेरे दो सेगमेंट रिपोर्टेबल बने हैं, दैट इज केमिकल एंड सोडा ऐश। ऐसा ही है? तो सर इस सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ था या आपने प्रॉफिट निकाला था? सर एक्सपेंसेस को माइनस करके आपको प्रॉफिट निकालना था। चलिए जी प्लीज सुनिएगा। अब मैंने 75% वाला क्राइटेरिया चेक करना है, ऐसा ही है? तो जरा प्लीज यार रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जरा 1752 लिखें कैलकुलेटर पे। इंटरनल सेल्स दी हुई है ना? इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 मिलियन, 10 मिलियन। आपस की सेल को हटा दिया ना मैंने, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू आ गया मेरे पास। पर क्या है, वो क्वांटिटेटिव पे चेक करने के लिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों लेते हैं। अच्छा जी, 1752 प्लस 216 कितना आता है? 1968। 1968 को आप डिवाइड करें 2694 से, 73%। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर ये कुल मिला के एक्सटर्नल रेवेन्यू में ये दो सेगमेंट 73% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो क्या ये होना चाहिए, एक और ऐड करूं? अच्छा एक और तुम खुद सोच के बताओ कौन सा ऐड होना चाहिए? फार्मा, जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। तो सर अब जब मैं फार्मा को ऐड करके डिवाइड करूंगा तो परसेंटेज 75% से एक्सीड कर जाती है। यानी सर आप कह रहे हैं कि आपके 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल है। रिपोर्टिंग आ गई कि किस तरीके से देखना है, क्लियर है जी? अच्छा जी, इसके बाद यही है भाई, चेक कर लो, ऐसे ही निकाला था। अच्छा जी, इसके बाद अब सीख लेते हैं रिपोर्टिंग। प्लीज आप लोगों को साथ देना, आप लोग मुझे बताएंगे। सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने करनी है रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं एक हेडिंग प्लेस करूंगा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की। किसकी? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की सर। ये आ गया सर, प्लीज। अब मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास, आपने खुद मुझे कहा था कितने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे? 3। पर आगे जाने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सवाल का। ताकि आप अकॉर्डिंगली मुझे बता सकें कि भाई किस तरीके से हमें फिगर्स प्लेस करनी है। हम इसकी रिपोर्टिंग सीखने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हमने जो आइडेंटिफाई किया कि मैं 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, उन 3 के 3 को रिपोर्ट भी तो करना है, तो वो सीखने जा रहे हैं। पिक्चर, चलिए जी आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे पहले, बिल्कुल आसान है यार, इसमें कोई लंबी है ही नहीं, जो सवाल में डेटा गिवन है उसको ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना है। सिर्फ एक बात सीखो। आपने खुद कहा मुझे कि 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। कौन कौन सा? केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। अच्छा तो बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट नहीं है बट वो रिपोर्टेबल। ना रिपोर्टेबल होने का मतलब ये है कि वो अलग से नहीं आएंगे, और सेगमेंट तो है ना, तो उन सबको अदर्स में फेंक देना। बात समझ आती है? चलिए जी वेरी गुड। अब एक और चीज सीखें। मैंने सबसे पहले ये दिखाना है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस कितना है, यानी एक्सटर्नल रेवेन्यू 1752, 216, 252, 474, टोटल आ गया 2694। ऐसा ही है? अच्छा जी, फिर मेरा इंटर सेगमेंट रेवेन्यू आ गया 38 का, क्योंकि इंटरनल सेल्स तो सिर्फ केमिकल ने किए ना, इसके अलावा किसी ने सेल नहीं किए, वो सवाल में भी आपको मेंशन्ड है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई इस सेगमेंट्स में केमिकल ने टोटल कितना कमाया, 1790। सोडा एश ने टोटल कितना कमाया, 216। फार्मा ने कितना कमाया, और जो बाकी सेगमेंट्स हैं उन्होंने कितना कमाया, 474। ऐसा ही है? पर क्या मैं कह सकता हूं मेरे टोटल सेगमेंट्स की कमाई 2732 है, इंक्लूडिंग इंटरनल सेल्स? अब देखो यार, जो मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है एक बात, पीएनएल के फेस पे उसको 2732 दिख रही होगी या 2694? गलत, 2694 दिख रही होगी। आपस की सेल सेल थोड़ी ना होती है, ये यहीं फंसे ना तुम लोग। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपस की सेल्स थोड़ी तो, वो तो अभी एलिमिनेशन से सिखाऊंगा। याद आ रहा है? एलिमिनेशन रिकंसिलिएशन बनती है कंपनी के प्रॉफिट से। मैं फिर कह रहा हूं, पीएनएल के फेस पे जो सेल होगी आपस की भी होगी या सिर्फ बाहर वाली होगी? सिर्फ बाहर वाली होगी। क्लियर है जी? अच्छा ये तो बात मुझे समझ आ गई। तो भाई मेरे शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा किस सेगमेंट से कितना कमाया है? इस वाले नोट में आके कि केमिकल ये एक्स वाई जी इतना इतना कमाया। बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ तो फिर आगे चलें। क्लियर है यहां तक? चले जी, इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई रेवेन्यू के बाद जितनी मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपके पास है वो भी डिस्क्लोज करो। क्या हर सेगमेंट ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी किए होंगे? अच्छा तो आप मुझे एक बात बताओ, जो जो रिपोर्टेबल था उसका एक्सपेंस तो अलग अलग दिखाऊंगा, और जो रिपोर्टेबल नहीं था उनको सबको मिला के कहां फेंक दूंगा? अदर्स में, क्योंकि भाई वो सेगमेंट तो है ना, भले ही वो रिपोर्टेबल नहीं है। इसके बाद फिर वो सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, सेगमेंट के एसेट्स आ गए, सेगमेंट की लायबिलिटीज आ गए। तुम्हारे सामने की बात है, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद मुझे ये पता लगेगा कि सेगमेंट में कितनी कमाई हो रही है, कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो क्या डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी? वो तभी तो कहता है डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वही नहीं है तो रिपोर्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये नोट समझ आता है? इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय ऊपर से चीजें यहाँ नीचे फेंकने के। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को अलग अलग दिखाओगे, बाकी को अदर्स में क्लब कर दोगे। बात समझ आती है? चलें जी, अब इसकी बनाएंगे रिकंसिलिएशन। जरा एक बात सीखो, ये जो सेगमेंट के एसेट्स हैं, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ, बिल्कुल देखो यार, नहीं नहीं ऑपरेटिंग में नहीं आएगा कपिल। अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है तो वो अलग से आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा है?
अदर इनकम आ रही है वो भी अलग से आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ जितनी भी इंफॉर्मेशन एडिशनल है वो सब रिप्रेजेंट करोगे आप। सही है जी। अच्छा आप जरा एक फोकस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट एसेट्स। सेगमेंट के एसेट का मतलब है ये सिर्फ सेगमेंट के एसेट्स हैं, इसके अंदर क्या नहीं है, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, समझे मेरी बात, आप कहना ये चाह रहे हैं कि मेरी बैलेंस शीट पे जो पीपी आ रहा होगा वो ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। ये है सिर्फ किसके, सेगमेंट के। तो मेरा शेयर होल्डर मिसलीड हो जाएगा, बोलेगा तुमने बैलेंस शीट के ओवर स्टेट की हुई है जबकि सेगमेंट्स में तो कम है। तो फिर इसके लिए मुझे एक चीज बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन किससे, कंपनी की इंफॉर्मेशन से। तो सर क्या इसी के बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन देने के बाद इसी सेगमेंट को रिकंसाइल करूंगा किससे, कंपनी की इंफॉर्मेशन से। तो सर जरा ये आ गया, जरा देख लें इधर, रिकंसिलिएशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यूज प्रॉफिट और लॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये है जी। अच्छा जी अब प्लीज फोकस करना, खाली हम इसको यूं रेप्लिका करेंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की एक हेडिंग आ गई। अच्छा आपने ऊपर जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो यूजर को दिख रहे होंगे, कितने, एक दो तीन, तीन। फिर बोल रहा है अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अदर्स भी आ रहे हैं। फिर बोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस। फिर बोल रहा है अदर एडजस्टमेंट पे कंपनी का रोल। चलो अब देखो कोई गेम ही नहीं है, जो पहली लाइन आइटम वहां पे आ रहा है ना वो यहाँ चेक कर दो, रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा जी रेवेन्यू 2258 कैसे बना, 2258 कैसे बना, सारे को ऐड किया होगा या सिर्फ तीन को करके देखो ये आ रहा है, मतलब हो सकता है मैंने गलती की भी हो। मंगियो मैंने तुम बोला, तुम बोलो गलत है। हाँ सही है, गलत है ये, सही है जी, बिल्कुल यही है जी। 1790 216 और 252 यही आ रहा है ना भाई। अच्छा जी इधर देखो भाई, सर 2258 आ गया, ये मैंने मान लिया। तो ये प्लीज देखें, और फिर ये 474 क्या है, अदर्स है। ये सर ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है। अच्छा जी यानी मैंने उसी इंफॉर्मेशन को जरा यूं उसको समराइज वे में कन्वर्ट किया है। सही है जी। और मेरे शेयर होल्डर को अगर देखना है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से, तो भाई ऊपर वाली चौरंगी देख लेगा, उन सबका टोटल नीचे आ रहा है। क्लियर है जी यहाँ तक। अच्छा तो क्या यही, अब प्लीज सुनिएगा, हाँ एक्सटर्नल में तो फिर मेरा बाप एलिमिनेट करेगा यहाँ से। सही है। इधर देख लो, इधर कभी कभी शॉर्टकट मतलब भारी पड़ जाते हैं। इधर आ जाओ भाई, हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता हमजा, ये तो मैं बताऊंगा आगे जाके। इधर अच्छा जी प्लीज, मतलब हर चीज की एक वजह होती है ना, कौन बनानी है, मैंने उसको बताना है कि एलिमिनेशन। अच्छा जी प्लीज देखें यार फोकस के साथ। सवाल तुमने स्क्रीनशॉट लिया था, सिर्फ मुझे इतना देख के बताओ, केमिकल ने 2 सेगमेंट्स को बेचा था, उसकी टोटल सेल्स कितनी है, 38। मैंने आपस का रेवेन्यू हटा दिया, आपस का रेवेन्यू हटा दिया तो क्या मेरे पीएनएल के फेस का रेवेन्यू मुझे मिल जाएगा 2694। ऐसा ही है भाई, सिंपल सी कहानी है। अच्छा जी अब हम आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। सवाल में मुझे देख के बताओ क्या कोई ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो हेड ऑफिस से पर्टेन करते हैं, प्लीज देख के बता दो। 75। अच्छा जी अगर वो 75 हेड ऑफिस से पर्टेन करते हैं तो वो सेगमेंट के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है, तो के एक्सपेंसेस में शामिल होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं हमजा, पीएनएल के फेस पे जो एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वो 132 आ रहे होंगे या 1392 प्लस 39 आ रहे होंगे, बस 75 भी आ रहे होंगे, पक्की बात है। अच्छा यानी अब मैं 246 को देखूंगा तो मेरे पीएनएल के फेस पे वो आंसर आ रहा होगा क्योंकि अब वो रिकंसाइल हो गया है। चलें जी आगे, सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11117 के बाद 35 आपका आ गया अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का। हमने ये 11 क्या माइनस किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था
30% का, तो 38 पे 30% कितना, चेक करो, 11। अच्छा भाई 11, मुझे एक बात बताओ, क्या इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा? अब आप बोलेंगे सर सेल रिवर्स हो गई तो प्रॉफिट भी तो कम हो गया होगा। नहीं, वो भी आप ही करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट भी तो अनएडजस्टेड है ना। अच्छा, अगर सीओजीएस दी हुई होती तो वो भी आप रिवर्स करते हैं। बात समझ आ रही है? इसमें सीओजीएस गिवन है या नहीं गिवन? पर मुझे एक बात पता है, जो भी है, मैं जब सेल को रिवर्स करूंगा तो सीओजीएस भी रिवर्स होती, सीओजीएस भी रिवर्स होती, तो नेट बेसिस पे मेरा जो प्रॉफिट है कितने से कम हो जाता, 11 से। तो मैंने इस प्रॉफिट को कितने से कम कर लिया, 11 से। अब एक और मुझे बात बताओ, ऊपर जो ऑपरेटिंग, प्लीज सुनिएगा, ऊपर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने इंक्रीज किए थे, ये तो सेगमेंट का थे ना, 132 और 39, ऐसा ही है, हाँ या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, जो सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकाल रहे हैं 1117 और ये 35, इसके अंदर कंपनी के तो एक्सपेंसेस शामिल ही नहीं है, नेट ही नहीं हुए हुए। पर जब आप कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैच करेंगे तो क्या उसके अंदर से ये 75 भी माइनस हुआ होगा? सर आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए तो प्रॉफिट नहीं हो गया होगा कम खुद? सर वो सेगमेंट का उठाया ना, कंपनी से तो अभी मैच होगा ना जब माइनस करोगे। क्या बात लॉजिकली समझ आती है कि आपने ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस बढ़ाए, नीचे प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले मैंने जीपी को रिवर्स किया, ग्रॉस प्रॉफिट रिवर्स करने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, और मैंने एक्सपेंसेस बढ़ाया उससे भी प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। क्या ये बात समझ आती है? इनको बुलाना, कुछ पूछ रही थी। 75 आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया, सवाल में दिया हुआ है कि 75 के ऐसे एक्सपेंसेस थे जो कि एलोकेट नहीं हुए थे, हेड ऑफिस से रिलेट करते थे। ये स्क्रीनशॉट लेने को कहा था ना मैंने, अगर मैं लिखना भूल जाऊंगा, है 75 सही है, नोट्स में सुनो 75 है, सही है जी, इधर 75, उसमें मैं इसको अपडेट करके भेज दूंगा, सही है। अच्छा जी, इधर प्लीज यार सुनना, सेगमेंट के एसेट्स 1213 और 242। मुझे एक बात बताओ, कंपनी की बैलेंस शीट पे जो एसेट्स आ रहे होंगे, क्या उसके अंदर ये 150 शामिल होगा कंपनी की बैलेंस शीट पे जो आ रहे होंगे, जबकि सेगमेंट में शामिल नहीं है? तो मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा तो रिकंसाइल हो जाएगा। चले जी, इसके बाद लायबिलिटीज, ये जो 27 की लायबिलिटी है ये भी सेगमेंट की लायबिलिटीज नहीं थी, हेड ऑफिस की थी, तो ऐड करूंगा तो क्या मेरी पूरी चीजें कंपनी के बैलेंसेस से मैच कर जाएंगी? क्लियर है जी? आओ सर एक सवाल करते हैं आईएफआरएस सेट का। कल नहीं लगा यार, कल ऑफिस में काम है। Sir, if both are listed company but segments are only of parent and segment reporting in consolidated books, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमने केस भी किया अभी। अच्छा है, एक चीज आखिरी जो इसमें, प्लीज सुनना यार, एक आखिरी चीज मैं बता दूं, पहले यहाँ ऑनलाइन वाले ये बता दें कि आपको क्या ये स्क्रीन शो हो रही है वन नोट वाली? हो रही है जी वन नोट वाली? अच्छा जी, प्लीज इधर देखिएगा, एक चीज बतानी है बस, वो जरा देख लें आप। आखिर में एक चीज लिखी हुई है आईएफआरएस 8 में, भाई अहम है इसलिए बता रहा हूँ। भाई अगर एक कंपनी का एक मेजर कस्टमर है, मेजर कस्टमर का मतलब यह है कि उसको 10% या उससे ज्यादा सेल होती है, तो आप इन डिस्क्लोजर में उसका नाम अलग से बता देंगे। वापस से बता दें सर, जो अभी डिस्क्लोजर सीखे वो अपनी जगह, पर अगर एक आपका मेजर कस्टमर है और उस मेजर कस्टमर को तकरीबन आपकी सेल की जाती है 10%, यानी पूरी कंपनी की 10% सेल या उससे ज्यादा, समझ आ रही है बात? तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अहम बात है जो शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, ताकि किसी को भी नाराज करो, उस भंगी को नाराज नहीं करना, ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, वो अच्छा खासा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके, तो इसीलिए फिर कहा जाता है। अच्छा देखो, ये भी मतलब जो ऑडिट का पेपर दे रहा है उसको बखूबी पता होगा
कि एक मतलब मेजर कस्टमर जो होता है आपका, वो भी गोइंग कंसर्न के रिस्क कैरी कर रहा होता है, सही है जी, तो वो रिपोर्टिंग से ही निकल रही होती हैं चीजें सारी, सही है। पर वॉट एवर द केसेस, हम जरा वहां पे नहीं जा रहे, हम यहीं तक ही महदूद है कि भाई आपको सिर्फ करना क्या है कि अगर आपका कोई कस्टमर है और मेजर कस्टमर है जो कि कंप्राइज करता है आपके टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा, तो आप बाकी डिस्क्लोजर के साथ साथ, यानी आपने उसको नोट नंबर 8 दिया था, रिकंसिलिएशन को 8.1 दिया था, तो उसको क्या दे देना 8.2, फिर बता देना इसके अंदर कि अबव एक्सटर्नल सेल्स इंक्लूड्स सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज, कुछ भी सेल्स हो सकती है भाई, अमाउंटिंग टू रुपीज, यानी आप बताओगे कि ऊपर जो एक्सटर्नल रेवेन्यू मैंने दिखाया है उसके अंदर इतनी सेल इस एक्सवाइजी बंदे को ही भी है। बात समझ आ रही है? सिर्फ आपने क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको करना क्या, अच्छा वो आपको कैसे पता लगेगा, तो सवाल में बताया हुआ होगा केस कस्टमर को इतना तो परसेंटेज निकाल के देख लेना कि एक्सटर्नल रेवेन्यू को कितना परसेंट इसको हुआ है। बात समझ आती है? अब एक आखिरी चीज भी देख लें प्लीज फोकस के साथ, जब इतना सीख लिया तो जरा 8.3 भी सीख लें। 8.3 में होगा क्या, जरा सुनना, एक्स वाई जी खुद बताएगा, कस्टमर बिल्कुल खुद बताएगा, हमें खुद भी अज्यूम नहीं करना होगा, वो बोलेगा भाई इतनी सेल इस बंदे को ही है, तो आपके ये इंडिकेशन होगी कि आप उसको चेक करेंगे परसेंटेज निकाल के क्या वो मेजर कस्टमर है या नहीं है। अब प्लीज फोकस करें, बाज औकात कंपनी सिर्फ यहां नहीं बेचती, बाहर भी बेचती है, उसको मैं कहता हूं ज्योग्राफिकल लोकेशन पे सेल। तो आप ये भी बताएंगे कि भाई पाकिस्तान में कितनी सेल हुई है, इंडिया में कितनी सेल हुई है, और यूरोप में कितनी सेल हुई है। अच्छा, इसमें आपको डिटेल लेनी होती है सेल्स की और एसेट्स की, दैट्स इट। आपको सिर्फ बताना ही होता है, देखो यार मतलब बताना क्यों लाजमी है, सुनो, किसी की इकोनॉमी खराब हो गई तो मेरे ख्याल से वो ऑपरेशन आपका रिस्की हो जाएगा, वो सेगमेंट पे पैसा नहीं आएगा, तो भाई आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन की भी डिटेल देनी है अगर तो सवाल में गिवन है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर, तो ये भी कैसे पता लगेगा, तो सवाल में गिवन होगा। बात समझ आती है? चलिए जी, यानी आज हमने दो नई चीजें सीखी, पहली मेजर कस्टमर, दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशन की डिटेल्स, एसेट और सेल्स। खाली आपको नाम लिख के वो बता देगा ये मैक्सिमम ये कर सकता है, बोलेगा टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का इतना इतना परसेंट पाकिस्तान, ये तो परसेंटेज लगा के लिख देना, सही है जी। अच्छा जी, जुल्फिकार कह रहे हैं सर रिपोर्टेबल सेगमेंट टेस्ट करते हुए भी तो 10% का क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो भाई वो अलग चीज है ना, वो तो करूंगा ही करूंगा, ये अलग चीज है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए परसेंटेज नहीं देखनी, बिल्कुल नहीं देखनी खिजर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए परसेंटेज नहीं देखनी, वो आपको बता देगा, आप बता देंगे, सही है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है खिजर, क्लियर है? चलिए जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका सवाल, जरा मुझे ये करके बता दें भाई। नहीं नहीं, आपने एक चीज सीखी है मेरे साथ, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। अगर एक सेगमेंट, नहीं नहीं नहीं, गलत बंगी अपनी तरफ से, एग्रीगेशन क्राइटेरिया ये होता है, सुनिएगा मेरी बात, एग्रीगेशन क्राइटेरिया ये होता है कि अगर दो सेगमेंट्स सेम नेचर के हैं, उसका कस्टमर बेस भी सेम है, उसकी प्रोडक्ट लाइन भी सेम है, दैट मींस कि अगर फॉर एग्जांपल यूनिलीवर हेड एंड शोल्डर भी बनाता है, पेंडीन भी बनाता है, तो आप उसको अलग अलग सेगमेंट नहीं मानना, एक ही शैम्पू का डिवीजन मानना, यानी उसके सेगमेंट्स को एक सेगमेंट कंसिडर करना। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक, मैंने कहा था अगर बैंक है और उसकी इस्लामिक बैंकिंग भी है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी है, माइक्रो फाइनेंस भी है, अब मुझे एक बात बताओ, इस्लामिक बैंकिंग की एक ब्रांच थोड़ी ना होगी, कोई 100-200 ब्रांचेस होंगी, तो क्या 100-200 ब्रांचेस को क्या आप अलग अलग सेगमेंट मानेंगे? तो सर सबको एक क्लब कर लेंगे, इसको मैं कहता हूं एग्रीगेशन क्राइटेरिया। अब ये सवाल करो, यानी उसके क्राइटेरिया भी चेक होंगे एग्रीगेट होंगे, सही है जी। अब आपकी तरफ आ गए सवाल, इसमें आपको रिकॉर्ड नहीं बनानी है, सिर्फ आपको क्या करना है, विच ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमेबल आर रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अंडर आईएफआरएस 8, ऐसा ही है भाई, कौन सा, ये बुक में नहीं है सर। ज्योग्राफिकल में सिर्फ लोकेशन बताएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, युगांडा, इस्लामाबाद, ये सारी चीजें, सेल और एसेट, ऐसे ये दिखाया हुआ मैंने, बिल्कुल देखें क्या कहता है, जो केमिकल की सेल है
वो क्राइटेरिया मीट करता है ना एग्रीगेशन क्राइटेरिया, तो उसका कस्टमर बेस भी सेम है, उसकी प्रोडक्ट लाइन भी सेम है, उसके लॉज एंड रेगुलेशन भी सेम है, तो क्या मसला है? दोनों को ऐड करके चेक करोगे। नहीं समझे बात? मेरी जान, देखो लिखा हुआ क्या है नीचे, केमिकल ने फुलफिल किया है एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अब आप इस वाले, ऐसे एक में उतना, इस वाले केस में जब आप रेवेन्यू का परसेंटेज निकाल रहे होगे तो 14 और 56 को अलग अलग नहीं करके देखोगे, इसको एक ही मानोगे। फार्मास्यूटिकल में होलसेल और रिटेल अलग अलग है, रीजन उसकी कस्टमर बेस अलग है, तो सेम हो ही नहीं सकता। सही है? गलत। देखो यार, सामिया ने एक सवाल पूछा, देखो यार प्लीज ये मिसकॉन्सेप्शन दिमाग से निकालो। सामिया ने पूछा, प्लीज तो देखो यार, सामिया ने एक बात पूछी, सर जो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम एसेट्स बताएंगे, क्या वो पूरी कंपनी के बताएंगे? यार ये इंफॉर्मेशन किसकी है? सेगमेंट की है। तो आप सेगमेंट के बताओगे ना, अगर आप पूरी कंपनी के बताओगे तो मेरे ख्याल से उस रिकंसिलिएशन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आप सिर्फ सेगमेंट की इंफॉर्मेशन बता रहे हो सामिया यहाँ पे। चलें जी, बस मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट बता दें। हम आप बिल्कुल नेट नहीं करेंगे। ये केमिकल फार्मा में कौन सा है और बॉडी केयर है? सही है भाई। ऐसे ही है। हाँ भाई, मैं करवा दूं सवाल। 75% के क्राइटेरिया में मैच करूं। आप पाजी कितने सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं?
भाई सभी कह रहे हैं 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट है, 3 है ना, फिर केमिकल को तो तुम एक ही मानोगे। सवाल देख लीजिए। हाँ भाई, कोई ऐसा शख्स जिसने प्रॉफिट को नेट कर दिया हो। अम्मी की कसम है, सच बताओ, किसी ने नेट तो नहीं किया? कर दिया ना नेट, वेरी गुड। अम्मी की कसम है तुम्हें। हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है पीस जिसने नेट किया हो? नहीं किया, चलिए जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, अब जरा देख लेते हैं भाई कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं। क्या केमिकल के केस में, प्लीज सुनिएगा, क्या मैं एक साथ मिला के चेक करूं? ठीक है, मेरे लिए वो अलग अलग सेगमेंट्स नहीं है। तो सर इसकी 33%, 48% और 32%, ये तो तीनों में रिपोर्टेबल है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अगर फार्मास्यूटिकल में देखेंगे तो ये भी रिपोर्टेबल है तीनों में। क्या फार्मास्यूटिकल का रिटेल डिवीजन रिपोर्टेबल है? नहीं है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ लॉजिकल, हमने फार्मास्यूटिकल को एग्रीगेट क्यों नहीं किया? कस्टमर बेस अलग है। अच्छा जी, इसके बाद भाई कॉस्मेटिक भी रिपोर्टेबल नहीं है। और सर अगर मैं हेयर केयर देखूं तो वो बनता है प्रॉफिट के बेसिस पे, और बॉडी केयर देखें तो सर वो बनता है तीनों के बेसिस पे, ऐसा ही है। तो सर मेरे कुल मिला के रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितने आ गए? 4, ऐसा ही है। तुमने नेट किया था इसलिए नहीं आ रहा था। अच्छा, जब मैंने वो जो 75% वाला क्राइटेरिया देखा, तो उन सबको मिला के कितना बन रहा है? 82.29%। क्या आप सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात, अगर इसकी मैं मतलब ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का डिस्क्लोजर बनाना भी चाहूं तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू लिखूंगा, सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा, एसेट लिखूंगा और लायबिलिटी लिखूंगा, फिर एक डिस्क्लोजर बनाऊंगा रिकंसिलिएशन का, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, एलिमिनेशन एंट्री, अदर एडजस्टमेंट्स और कंपनी का टोटल हैंडल हो जाएगा। एक और सवाल है, तुम्हें पीडीएफ के साथ दे देता हूं, इसी के साथ साथ तुम्हारा खत्म होता है आईएफआरएस 8। होप जी यहां तक ये रिवाइज हो गया होगा। यानी अब तक हमारे कुल मिला के जो खत्म हुए हैं वो कंसोलिडेशन, एसोसिएट, आईएफआरएस 9, आईएफआरएस 8 और आईएस 41, ऐसा ही है जी। नहीं, जरूरी नहीं है जी। नेक्स्ट क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा हमारा इंशाल्लाह आईएस 21। हाँ, पेपर में डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं आप जी। अल्लाह हाफिज। ऑडिट का मैं बता देता हूँ यार, अगली क्लास में